गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जैसे क्लास 1 से 10 तक का सारा साइंस और मैथ का फुल कंप्लीट वीडियो मिल सके और आपको 6 और 10th क्लास तक साइंस और मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे कि यहाँ पे 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम लोग दो के बारे में स्टडी कर लिए थे कि यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे फूड के द्वारा यानी डाइजेशन के द्वारा जो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व हुआ है, उस न्यूट्रिएंट को हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के द्वारा कैसे पहुंचेगा। तो उसी को हम किस में स्टडी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में। तो याद रखना कि ट्रांसपोर्टेशन में दो पार्ट दो ऑर्गन होता है, एक ह्यूमन हार्ट और एक लंग्स। तो ह्यूमन हार्ट क्या करता है कि ये तुम्हारा हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण ब्लड तुम्हारा क्या होता है, डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। और जो लंग्स होता है, इसका काम क्या होता है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करना है, यानी उसके पास अगर इम्प्योर ब्लड जाता है तो वो किस में चेंज कर देता है, प्योर ब्लड में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होगा वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। और ब्लड किस में प्रेजेंट होता है, तो ब्लड वेसल में। अब जो ब्लड वेसल होता है वो तुम्हारा 3 टाइप का होता है, यानी जो ब्लड वेसल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है वेन्स, एक होता है आर्टरीज और एक होता है कैपिलरी। यानी एक होता है वेन्स, एक होता है आर्टरी और एक होता है कैपिलरी। तो यहाँ पे वेन्स का फंक्शन क्या होता है, आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है और कैपिलरी का फंक्शन क्या होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे हार्ट है, तो याद रखना कि ह्यूमन हार्ट का साइज यानी शेप कैसे होता है। तो जो यहाँ पे लेफ्ट ब्रेस्ट है यानी ऐसे रहता है, यानी इस शेप में तुम्हारा क्या होता है, हमारा ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ पे ए हार्ट है, अगर कोई ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। और वह ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आर्टरीज कहते हैं, यानी आर्टरीज कहते हैं। यानी वह ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आता है उसको वेन, और जो यहाँ पे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और उसके बाद आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। और उसके बाद ये जब आगे जाता है तो बहुत थिन थिन यानी नैरो थिन ट्यूब में चेंज हो जाता है, बहुत थिन थिन ट्यूब में चेंज हो जाता है। और फिर थिन ट्यूब मिलके तुम्हारे क्या कर देता है, सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो थिन ट्यूब में चेंज होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। तो याद रखना कि ब्लड वेसल तुम्हारा 3 होता है। एक वेन वो होता है जो तुम्हारा क्या करता है, वेन वो होता है जो ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जाता है। आर्टरी वो होता है जो हार्ट से ब्लड को सेल के तरफ ले जाता है। और यहाँ पे जब ये आर्टरी जो होता है वो बहुत थिन नैरो लाइक ट्यूब में चेंज हो जाता है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। यानी ब्लड जो वेसल है वो कहीं पे तुम्हारा क्या है, स्टॉप नहीं है, वो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब इसका फंक्शन कैसे होता है, तो जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये हार्ट हुआ, ये हार्ट हुआ, और उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल के द्वारा ब्लड कहाँ पे आएगा, हार्ट के पास आएगा। वो कौन सा ब्लड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। हार्ट इसको कहाँ पे पंप करता है, तो इस ब्लड को कहाँ पे भेजेगा, इस ब्लड को कहाँ पे भेजेगा, तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, लंग्स है, ये
लंग्स है उसके पास भेजेगा, तो जो इसमें भी ब्लड जा रहा है वो भी तुम्हारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड है। अब लंग्स इस ब्लड का क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, और प्यूरिफाई करके वो कहाँ पे भेजेगा, हार्ट के पास। तो इसमें जो ब्लड आ रहा है वो तुम्हारा कौन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब हार्ट के पास आया, और फिर हार्ट इसको कहाँ पे भेजता है, सेल के पास भेजता है। यानी फिर इस ब्लड को हार्ट तुम्हारा कहाँ पे भेज देता है, सेल के पास। तो इसमें जो ब्लड आ रहा है वो तुम्हारा क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे हमारे डिफरेंट सेल से तुम्हारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट उसको पंप करके कहाँ पे भेजेगा, लंग्स के पास। लंग्स इसको क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, और प्यूरिफाई करके फिर कहाँ पे भेजेगा, हार्ट के पास। और हार्ट फिर उसको कहाँ पे भेज देता है, सेल के पास। तो यहाँ पे याद रखना कि इस एंड पे जो ब्लड है वो तुम्हारा कौन सा ब्लड है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो यानी इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और इस एंड पे जो ब्लड है वो तुम्हारा कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड भी कहते हैं। यानी जिसको हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में पूछता है कि जो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी ह्यूमन में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। इसका रीजन क्या है, तो एक सर्कल किसके बीच में कंप्लीट हो रहा है, यानी एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हुआ हार्ट और लंग के बीच में, और सेकेंड सर्कल कहाँ पे कंप्लीट हुआ, ए हार्ट और सेल के बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो सर्कल में कंप्लीट हुआ। तो यही तुम्हारा, इसलिए ये जो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो पूछता है कि व्हाई सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन इज डबल, तो डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वन कंप्लीट साइकिल इज डन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, एंड सेकेंड complete circle done between heart and cell. So human circulation in human is double circulation, यानी circulation of blood जो human होता है वो तुम्हारा क्या होता है, डबल होता है। अब यही जो मैकेनिज्म होता है वो इस पे वर्क करता है। तो उस कंडीशन में जैसे क्लास 9th में पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मैमल होता है उसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। तो जो यहाँ पे हार्ट है, तो अगर वहां पे ऐसे खड़े होते हैं तो ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा, राइट, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट। तो इसीलिए इसको हम क्या लिखे हैं, और ये हार्ट के जो ऊपर वाला चेंबर होता है उसको एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाला चेंबर होता है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। यानी ऊपर वाला चेंबर एट्रियम और नीचे वाला चेंबर वेंट्रिकल। तो जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट हुआ और ये तुम्हारा क्या हुआ, राइट, तो इसीलिए क्या रहेगा, राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ये तुम्हारा क्या हुआ, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इसका फंक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे ये जो लेयर होता है वो क्या होता है, सेप्टम होता है। और सेप्टम क्या होता है कि डिवाइड हार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट, यानी हार्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करता है, सेप्टम करता है। और ये जो हार्ट के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो किस मसल से बना रहता है, कार्डिक मसल से बना होगा, जिसके बारे में क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़े होंगे। उसके बाद ये जो वॉल्व होता है, ये वॉल्व यानी लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है। उसी तरह यहाँ पे एक वॉल्व होता है। तो इस वॉल्व का काम क्या होता है कि जैसे ब्लड अगर मान लो लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम में आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये जो वॉल्व होता है वो स्टॉप हो जाता है। ये क्या करता है, रिवर्स ऑफ ब्लड को, यानी फिर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से उसको क्या कर देता है, रोकता है।
यानी इसका काम क्या होता है, तो इट स्टॉप द रिवर्स बैक ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को रिवर्स होने से क्या कर देता है, स्टॉप करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो सारे सेल से तुम्हारा क्या होगा, ऐसे इंटर करता है, यानी वेना कावा के द्वारा इंटर करता है, यानी ब्लड तुम्हारा वेना कावा के द्वारा आया। और जो वेना कावा में जो होता है, यानी ये वाला पार्ट जो होता है वेना कावा होता है, तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सुपेरियर वेना कावा कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। सुपेरियर वेना कावा क्यों कहते हैं, तो इसमें जो ब्लड होता है हमारे बॉडी से अप से डाउन में जाता है, और इसको इंफीरियर क्यों बोलते हैं, तो इसमें जो ब्लड होता है हमारे बॉडी से डाउन से अप में जाता है, इसलिए ऊपर वाले को सुपेरियर वेना कावा और नीचे वाले को क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। अब इसमें ब्लड तुम्हारा कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से ये तुम्हारा क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। और राइट वेंट्रिकल में कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है कि जैसे यहाँ पे ये जो राइट एट्रियम में ब्लड आया तो कुछ ऐसे रहता है, तो जैसे यहाँ पे ब्लड आएगा तो ये जो होगा एक्सपेंस रहेगा, यानी एक्सपेंड फॉर्म में रहेगा, और ये जो राइट वेंट्रिकल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। तो जब इसमें ब्लड आके पूरा भर जाएगा तो ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। फिर इसमें 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 जो ब्लड आना होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एक्सपेंड होगा, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एक्सपेंड होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें जो भी ब्लड होंगे वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो और यहाँ पे जब जब इसका सारा ब्लड खत्म हो जाएगा तो फिर एक्सपेंड होगा, फिर इसमें ब्लड फिल होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें आ जाएगा, और उसके बाद वाल्व तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो ब्लड तुम्हारा कहाँ पे आ गया, ए राइट एट्रियम में आ गया। और राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है, वो कैसा ब्लड है, तो CO2 वाला है, यानी इम्प्योर ब्लड है। यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो लंग्स के पास जाएगा, यानी पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास। तो यहाँ पे याद रखना कि एक्सेप्ट pulmonary artery except pulmonary artery or artery contain oxygenated blood, यानी प्योर ब्लड। यानी यहाँ पे याद रखना कि केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ देना, यानी पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड जा रहा है ना, तो केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ देना, तो बाकी सभी आर्टरी में तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होकर कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास उसका क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और उसके बाद लंग्स उसको कहाँ पे सेंड कर देगा, यानी लंग्स उसको कहाँ पे सेंड करेगा इस ब्लड को, तो लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो याद रखना कि फर्स्ट टाइम ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे इंटर करता है, तो वो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेंड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्सपेंड होगा, तो इसमें से इसमें ब्लड आ जाएगा, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। याद रखना कि यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ये जो ब्लड होता है वो एरोटा के द्वारा कहाँ पे, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल में क्या आ जाएगा, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा।
तो यही तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग होता है। यानी इसको सिंपल सा समझ सकते हो, सिंपल सा ए फंक्शन ऑफ हार्ट कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले ब्लड जो होगा पूरे सेल से, यानी यानी पूरे सेल से ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होगा, ब्लड कोलेक्ट ऑल सेल थ्रू वेना कावा एंड स्टोर इन राइट एट्रियम। यानी ये क्या होता है कि राइट एट्रियम में क्या होता है, स्टोर होते हैं। और उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के पास जाएगा, यानी पल्मोनरी आर्टरीज के। ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट तो तुम्हारा बंद ही है और इधर से क्या है, बंद ही है। तो इसके पास क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ पे जा रहा है, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा, यानी यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होगा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यानी लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एरोटा के द्वारा, यानी थ्रू एरोटा सेंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट हो जाएगा। यानी हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो ये आ गया। अब इसमें हम स्टडी करेंगे, यानी हम अगर स्टडी करेंगे तो जो यहाँ पे हार्ट का जो साउंड सुनते हो, जिसको सिंपल सा क्या कहते हैं, धक धक, वो जो साउंड होता है वो धक धक नहीं होता है। रियली में वो साउंड कैसे क्रिएट होता है, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि राइट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये जब क्या होगा, ये जब ये एक्सपेंड करेगा, यानी यहाँ पे तुम्हारा राइट एट्रियम है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। तो अगर ये वाला तुम्हारा रिलैक्स होगा, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, रिलैक्स होगा, यानी एक्सपेंड करेगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये जो रिलैक्स होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे दो कंडीशन कैसे आएगा कि जैसे ये तुम्हारा, ये अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये वाला ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिलैक्स होगा। तो कुछ ऐसे कंडीशन आएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि जब ये रिलैक्स होगा, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बार बार रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और जो साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी इसे ड्यूरिंग रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ए साउंड इज produced that sound is
नोन एज लोब डॉग, यानी उस साउंड का नाम क्या होता है? लोब डॉग। तो जो लोब होता है वो तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी लो पिच होता है, और ये जो डॉब होता है वो तुम्हारा क्या होता है? हाई पिच होता है। यानी इसके जो साउंड का जो इंटेंसिटी होगा वो तुम्हारा कम रहता है, और इस साउंड का इंटेंसिटी तुम्हारा क्या होता है? अधिक होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा? ब्लड के द्वारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिस प्रेशर के द्वारा वो क्या होता है? ये लंग्स के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे में किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो एस्फाइग्नोमेनोमीटर, यानी एक इंस्ट्रूमेंट आता है एस्फाइग्नोमेनोमीटर, जिसका यूज हम किसको करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे मेजर होता है? तो यहाँ पे याद रखना कि ये कंडीशन में एक होता है 120 mm ऑफ Hg, यानी 120 mm ऑफ Hg। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक, यानी इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कंडीशन, यानी इसको हम सिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। और सिस्टोलिक कंडीशन में क्या होता है? तो जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो तुम्हारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा, तो ब्लड पे क्या होगा? अधिक प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक होता है 80 mm ऑफ Hg, जिसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कंडीशन कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कंडीशन। तो ये कब होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो जब रिलैक्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर रीजन होगा, यानी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसलिए इसको डायस्टोलिक कंडीशन, और इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ टर्म है, उसको देखते हैं। कुछ टर्म क्या है कि जैसे कुछ टर्म है कि जैसे यहाँ पे क्या है? यह क्या? उसके बाद हार्ट बीट क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन रेट ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, यानी हार्ट का जो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्स जो प्रॉपर्टी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेल होता है, मेल, और एक फीमेल, तो मेल में जो होता है वो 72 पर मिनट होता है, और इसमें जो होता है वो 80 पर मिनट होता है, यानी ये आया। उसके बाद जो ब्लड होता है वो ब्लड, उसमें 3 कंपोनेंट पाया जाता है। एक तुम्हारा आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, यानी एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? तो आरबीसी का मीनिंग क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, या ये व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, और यहाँ पे प्लेटलेट्स है। तो जो आरबीसी है उसका साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट,
यानी ये तुम्हारा क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसका जो होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। और इसका जो होता है वो थ्रोम्बो टी एच थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइट। यानी ये क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो ये जो होता है आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो के पास होता है। यानी बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, स्प्लीन में। यानी याद रखना कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन बोन मैरो में, और डिस्ट्रॉय कहाँ पे, यानी वो फिनिश कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड और आरबीसी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड तो तुम्हारा 120 डेज होता है। यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, 120 डेज होता है। यानी 120 दिन तक रह सकता है, यानी अप्रोक्स 4 मंथ तक। तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा 4 मंथ तक रहेगा, उसके बाद अपने आप वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर से क्या होता है, नए आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अगर कोई एडल्ट पर्सन है, अगर वो ब्लड का डोनेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका जो एज होगा, यानी उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, ओवर तुम्हारा क्या होगा, वेल डेवलप हो जाएगा। बट उसके लिए कंडीशन है कि 1 मंथ में 1 से अधिक बार ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। यानी कम से कम 1 मंथ के इंटरवल पे ब्लड डोनेट होना चाहिए। और वो फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करता हो, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में या किसी मतलब कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री में वो काम नहीं करता हो, यानी उसका जो वर्क है वो हार्ड वाला नहीं हो। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। यानी इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के तो पास क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। इसका काम क्या होता है, तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। यानी इसका जो काम होता है वो हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करने में काम करता है। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 से 4 दिन का होता है। यानी 1 से 4 दिन तक वो रहेगा, उसके बाद पुराने डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नए डब्ल्यूबीसी क्या क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, इट हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग। यानी ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, नोट में याद रखना कि इन केस ऑफ इंजरी, यानी जब किसी को कोई इंजरी होता है तो जो यहाँ पे प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स वो क्या रिलीज करते हैं, तो एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यानी एक प्रोटीन आता है जिसका हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिक। यानी ये क्या होता है, प्रोटीन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिक। इसका फंक्शन क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के। यानी ये क्या करता है, विटामिन के का फॉर्मेशन करता है, और यही किस में हेल्प कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो याद रखना कि अगर कभी भी इंजरी होगा तो जो प्लेटलेट होगा वो थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक प्रोटीन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और उसका फॉर्मेशन उसका वर्क क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के। और विटामिन के तुम्हारा क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग करेगा। तो पूछता है कि विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, विटामिन के आ जाएगा। अब यहाँ पे
जो ब्लड होता है उसमें मेनली दो पार्ट रहता है, एक होता है प्लाज्मा प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पुसल्स। जो ए ब्लड कॉर्पुसल्स ए है ए, तो प्लाज्मा जो होता है वो इसमें अप्रोक्स 55% होता है, और जो ए जो होता है ब्लड कॉर्पुसल्स वो तुम्हारा क्या होता है 45% होता है। जो प्लाज्मा है उसमें 92% वाटर होता है और 8% सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, यानी 8% तुम्हारा क्या आ गया, कोई मिनरल प्रेजेंट रहेगा, और नहीं तो तुम्हारा 92% प्लाज्मा का मोस्ट पार्ट तुम्हारा क्या होता है वाटर होता है, और तुम्हारा इसमें 8% केवल क्या रहता है सॉल्यूट रहता है। तो यहाँ पे याद रखना कि इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू वो अप्रोक्स 7.4 होता है, यानी अल्कालीन होता है। अल्कालीन का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो नेचर होता है वो तुम्हारा कैसा होता है बेसिक होता है ये, और ब्लड कॉर्पुसल्स जो होता है वो तुम्हारा 45% होता है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होता है वो पूरे ब्लड का 45% पार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन है वो कंप्लीट हुआ, और पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में कैसे होता है तो आसान है, यानी अब यहाँ पे स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी ये क्या करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो एक होता है वाटर प्लस मिनरल का, और एक किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, यानी दो ही चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है वाटर एंड मिनरल का और एक होता है फूड का। तो जो वाटर एंड मिनरल होता है उसको कौन सा वेहिकल ट्रांसपोर्ट करता है तो जाइलम, और जो यहाँ पे फूड होता है उसको कौन सा वेहिकल होता है तो फ्लोएम। यानी यहाँ पे वाटर और मिनरल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम, और यहाँ पे फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम। तो क्लास 9 में पढ़े हो कि वाटर एंड मिनरल हमेशा क्या होता है डाउन से अप में जाता है, तो इसलिए ये जो होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा डाउनवर्ड से ये किस में जाता है अपवर्ड में जाता है। लेकिन जो यहाँ पे फ्लोएम होता है यानी फूड जो होता है वो कहाँ से आता है ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक जाता है, यानी ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट का मतलब लीफ हो गया, नॉन ग्रीन पार्ट का मतलब जहां पे फूड का यूज है वहां तक। तो जो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट है तो वो तुम्हारा ऊपर से नीचे भी जा सकता है या नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट जो फूड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी इसके पास दो डायरेक्शनल होता है, यानी एक होता है बाई डायरेक्शनल और एक यूनि डायरेक्शन। तो याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो तुम्हारा क्या है यूनि डायरेक्शनल है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है वो तुम्हारा क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पे इसमें दो प्रोसेस होता है, एक होता है ट्रांसपीरेशन और एक होता है रूट प्रेशर। यानी एक होता है ट्रांसपीरेशन और एक क्या होता है रूट प्रेशर। ट्रांसपीरेशन का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ यानी लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, यानी यहाँ पे वाटर तुम्हारा क्या होता है वेपर के रूप में बाहर यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई प्लांट है, ये इसका छोटा छोटा सेल है, यानी ये इसका छोटा छोटा सेल है, और एक किसका सेल है, तो जाइलम का। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सभी में वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी ये सभी में तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर किसी कारणवश क्या होगा कि ये जो होगा, ये वाटर मोलिक्यूल रिमूव फ्रॉम प्लांट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, यानी अगर यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि ई वाला इसमें चला जाएगा, ई वाला इसमें चला जाएगा, ई वाला इसमें जाएगा, फिर ई वाला वाटर इसमें चला जाएगा, फिर ई वाला वाटर इसमें, फिर ई वाला इसमें, फिर ई वाला इसमें, फिर ई वाला इसमें, और उसके बाद जब यहाँ पे वैकेंट स्पेस हो जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा किससे हो गया, ट्रांसपीरेशन से हो गया, यानी ट्रांसपीरेशन से प्रोसेस के द्वारा वाटर और मिनरल तुम्हारा क्या हो गया, अर्थ से ऑब्जॉर्ब हो गया। तो ये कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे अगर कोई ये प्लांट है और यहाँ पे ये इसका रूट है और ये इसका रूट हेयर प्रेजेंट है, और उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे वाटर और मिनरल यहाँ भी प्रेजेंट है, और रूट के इनसाइड में भी तुम्हारा क्या है, वाटर प्लस मिनरल प्रेजेंट है। उस कंडीशन में प्लांट कुछ एटीपी खर्च करके अगर इसमें से आयन को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कुछ एटीपी खर्च करके प्लांट इन्वेस्ट एटीपी एंड ऑब्जर्व सम आयन, यानी कुछ आयन को अपने तरफ क्या है, यानी आयन का मतलब मिनरल को अपने तरफ क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तो उस कंडीशन में पहले से तो यहाँ पे मिनरल है और यहाँ पे और मिनरल आ गया। उस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑफ सॉल्यूट का वो तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज कर हो जाएगा। तो जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन और ये तुम्हारा क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ये हो गया। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर का मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या हो गया, तुम्हारा ये जो वाटर मोलिक्यूल है वो इसमें क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जानना है कि रूट प्रेशर में क्या होता है कि रूट के पास भी वाटर और रूट के इनसाइड में भी वाटर और मिनरल होता है और रूट के आउटसाइड में भी वाटर और मिनरल होता है। प्लांट अपना कुछ एटीपी खर्च करके अपने सराउंडिंग से क्या कर देता है कि मिनरल को ऑब्जर्व कर देता है। तो मिनरल जब ऑब्जर्व करेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा मिनरल का, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो प्लांट के इनसाइड वाला पार्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हारा डिक्रीज हो गया, और आउटसाइड में कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा क्या है, इंक्रीज है। तो हमेशा वाटर क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो वाटर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से
इसके इनसाइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है ग्रीन प्लांट में, तो यहाँ पे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन क्या होगा, ये प्रोसेस इन विच फूड इज ट्रांसफर फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ये कैसे होता है, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई ये स्टेम है, यानी ये स्टेम ऑफ प्लांट है, और यहाँ पे यानी यहाँ पे तुम्हारा ये लीफ है, यानी यहाँ पे ये लीफ है, यानी ये कहाँ पे, ये क्या है, ग्रीन पार्ट है, जहां पे क्या हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है। अब यहां से ग्रीन पार्ट से यहाँ पे कोई नॉन ग्रीन पार्ट है जहां पे फूड को पहुंचाना है। तो कैसे आता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो है वो क्या है, तो फ्लोएम वेसिकल है, यानी फ्लोएम का ट्यूब है। तो इसमें जो यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, उसको, उस फूड को ये क्या कर देता है, अपना प्लांट कुछ एटीपी खर्च करके यहाँ पे ये कर दे, यानी यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, यानी अपना कुछ एटीपी खर्च करके जो ग्रीन प्लांट में जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको क्या कर देता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो फूड का जनरली रिलेशन किससे है, सुक्रोज से है, सुक्रोज से, यानी ये सुक्रोज को यहाँ से क्या कर देता है, एटीपी खर्च करके फ्लोएम में शिफ्ट कर देगा। अब अंदर क्या होगा कि सुक्रोज का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इनसाइड ऑफ फ्लोएम सुक्रोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उस कंडीशन में इसके जो सराउंडिंग में जो जाइलम वेसिकल है, जाइलम वेसिकल है, इससे क्या होगा, इससे वाटर मोलिक्यूल, यानी वाटर मोलिक्यूल किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी ऑस्मोसिस के द्वारा ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें आके शिफ्ट हो गया। अब ये जो रीजन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, हाई प्रेशर, और ये वाला जो रीजन है वो क्या आ जाएगा, लो प्रेशर। तो हमेशा कोई भी मटेरियल है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी इस रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और यहाँ पे चाहिए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहाँ से फूड इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ग्रीन पार्ट है वहां पे जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसको प्लांट कुछ एटीपी खर्च करके फ्लोएम टिश्यू में लाता है। फ्लोएम टिश्यू में तुम्हारा सॉलिड का तुम्हारा क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी सुक्रोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जा रहा है। उस कंडीशन में वो जाइलम से कुछ वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, तो इसके अंदर क्या आ गया, वाटर और सुक्रोज आ गया। तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और नीचे क्या होगा, लो प्रेशर। तो ये तुम्हारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पे चाहिए तो ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो डिफ्यूजन के द्वारा वो क्या हो गया, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ट्रांसफर हो गया। तो इस वीडियो में हम पढ़ लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट। आप इस वीडियो को देखकर और अपने कोई भी साइड बुक से या एनसीईआरटी से एक बार सेल्फ स्टडी करना
उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको डिस्कस यानी उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे भेज देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या हम उसको अगर उस टॉपिक में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को हम फिर से रिपीट कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका लास्ट एस क्रिएशन के बारे में। जो वेस्ट मटेरियल लास्ट में बढ़ जाता है वो हमारे बॉडी से बाहर कैसे आता है।